हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। देखिए, हम लोगों ने कल से जो है पॉलिटी का रिवीजन करना स्टार्ट किया है और इसमें हमने पहले सेशन में अपने जो है 29 क्वेश्चन देखे थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको जब वीडियो ये ख़त्म होगी वहाँ पर आपको जो है वो वाली वीडियो दिख जाएगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारी जो है रिवीजन की क्लास होने वाली है। हमने पहले से एक बार घटना चक्र बीपीएससी का जो आता है आपका वो हमने 2025 की बुक को देख लिया था। उसमें हमने 38वीं से लेकर 17वीं बीपीएससी तक जितने भी सवाल जो है पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। जल्द ही मैं आपके सामने 71वीं बीपीएससी जो प्री हुई है उसके भी सवाल आपको मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो आप लोग जो है टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए और हमारे साथ जो है रिवीजन करते रहिए। देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में आ रही है। वैसे तो मैंने यहाँ से ऑटो डबिंग बंद कर दी है, लेकिन अगर फिर भी आपके वीडियो में जो है आवाज़ इंग्लिश में आ रही है तो कृपया जो है वीडियो प्ले करने के बाद सेटिंग वाले आइकन पे जाएं और सेटिंग में जाने के बाद ऑडियो ट्रैक में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी ओरिजिनल नामक जो है एक टॉपिक मतलब विकल्प मिल जाएगा और उसको आप क्लिक कर देंगे तो फिर ये आवाज़ जो है वो हिंदी में हो जाएगी। तो कृपया जो है इतना कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को, या जो है लोकसभा स्पीकर को, या जो है संसदीय मामलों के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो जो लोक लेखा समिति है ये अपनी रिपोर्ट जो है ये लोकसभा के स्पीकर को जो है प्रस्तुत करती है। तो बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी में ये सवाल प्री 2011 में पूछा गया था। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी देखिए। लोक लेखा समिति जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोकसभा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के जो है 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, लोक लेखा समिति क्या है? तो ये एक संसदीय समिति है, ठीक है। इसका मतलब संविधान में जिक्र है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है अगर पूछे कि इसमें से जो है मेंबर कहाँ कहाँ से आते हैं तो केवल लोकसभा से, या केवल राज्यसभा से, या लोकसभा या राज्यसभा दोनों से। तो ये जो है आपका दोनों से आते हैं। 15 जो है मेंबर इसके किससे होते हैं? लोकसभा से, और 7 मेंबर इसके जो है राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 मेंबर होते हैं। ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति जो समिति होती है ये नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को जो है इनके रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का जो है प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा जो है 1967-68 से शुरू है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक सही नहीं है? बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो देखिए, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1965 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था ये 1950 में हुआ था, ठीक है। 1950 में बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, तो बिल्कुल ये भी सही है आपका। और कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की जो है सुनवाई कर सकता है। तो देखिए, कोर्ट मार्शल की अपील जो है ये सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और ये सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान में ये दिया गया है। तो ये भी आपका सही है, लेकिन आपको जो है ये कह रहा है कि नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये कह रहा है कि कोर्ट मार्शल जो है इसकी जो है सुनवाई आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती है, लेकिन ये की जा सकती है। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की जो है सुनवाई कर सकता है। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 की राज्य सरकार का कर्मचारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का जो है कार्यकारी, ठीक है, अध्यक्ष जो है या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अब राज्य सरकार का आप सभी लोग जानते हैं राज्यपाल होता है और राज्यपाल जो है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जैसे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार जो है राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसको जो है शपथ दिलाता है। पूछेगा कि
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश हो गया। और अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ये जो राज्य का हाई कोर्ट होता है, जैसे हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, या बिहार का पटना हाई कोर्ट है, तो उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, वो जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। देखिए 45वीं बीपीएससी में अप्रैल 2011 में ये सवाल आपका पूछा गया था, और राज्यपाल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है संबोधित कर सकता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो ये जो है उसके राज्य के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए ये किसको करेगा, तो ये जो है राष्ट्रपति को करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को करेगा। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं करेगा, क्योंकि जो है जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हित में अधिकार में आती है, तो ये उन्हीं को जो है अपना जो है त्यागपत्र भी देंगे। तो बाकी सब गलत हो जाएंगे, केवल आपका राष्ट्रपति सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर जो है कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। 217(1) का के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल बहुमत से जो उपस्थित और एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा जो है पदमुक्त भी किया जा सकता है इनको। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में चलित जो है न्यायालय इसका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, तो किसका मानस पुत्र है ये आपको बताना है। किसका मानस पुत्र है, तो ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मोबाइल कोड जो है इन्हीं का मानस पुत्र है, तो ये सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल कोर्ट या मोबाइल अदालत का जो है उद्घाटन किया गया था, और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य जो है आपका सुदूर और पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था, और इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। इसीलिए इनका जो है इसको मोबाइल कोर्ट को इन्हीं का मानस पुत्र कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपको 3 अनुच्छेद में देखने को आपको मिलेगी। कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो, 352 और इसके बाद 356 और उसके बाद है आपका 360। ठीक है, ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें आपका आपातकाल का प्रावधान जो है किया गया है, और फिलहाल हमें यहाँ पर जो है 352 अनुच्छेद दिख रहा है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल आपका पूछा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है, यदि राष्ट्रपति से इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन से जो है सशस्त्र विद्रोह जो है प्रतिस्थापित किया गया है। पहले ये आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसमें जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो जब तक सशस्त्र विद्रोह के जो है आपको कारण नहीं मिलते तब तक आप जो है वो जो है क्या नहीं लगा सकते, तो आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, और 356 में यदि राष्ट्रपति को और किसी राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यह अन्यथा यह समाधान हो जाता है, मतलब कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जाता है, तो जो है राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 360 में क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग में जो है वित्तीय संकट पैदा हो गया है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब आपसे ऐसे पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये जो है 360 अनुच्छेद नंबर 360 में ऐसी बातें और ऐसा प्रावधान जो है ये दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से हटाकर जो है 18 वर्ष कब की गई और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई, ये आपको बताना है। तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन था जो
आपका जो है 1988 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ तो 1989 में, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 1989 दिख रहा है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन से मतदान की जो आयु थी, न्यूनतम आयु 21 वर्षीय, अब उसको घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च जो है 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि देखिए, आपने उत्तर तो देख ही लिया होगा। आम चुनाव में मतदान की आयु से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1988 में। लागू कब हुआ? 1989 में। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है ये जो है पहले 18 थी जब ये सवाल पूछा गया था 2003 में, जो है पहले 18 थी, लेकिन अब जो है 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो अभी जो हमको 22 भाषाओं का ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है। देखिए 2003 से पूर्व जो है 92वें संविधान संशोधन से पूर्व जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, लेकिन अब जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। तो अब जो है आप लोग 22 याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं ये केवल इसने इतना लैंग्वेज जो आपको लिखा गया है ये केवल आपको टफ बनाने के लिए क्वेश्चन और आपको घुमाने के लिए लिखा गया है। आप सीधे सीधे जानते हैं कि त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था, तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी, याद रखिएगा। तो ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आपको केवल सीडीपी, एनईएस और एनडीसी ये आपको केवल लिख दिया गया है ताकि आप जो है कन्फ्यूज हो जाएं। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं सीडीपी, और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना, ठीक है। इसके पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया, और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। और आज जो है आप उसी का परिणाम देख रहे हैं कि गांव में जो है आपकी पंचायत के चुनाव भी होते हैं और ब्लॉक लेवल पर भी होते हैं और जिला लेवल पर भी होते हैं। तो ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है ये इन्हीं के अनुशंसा पर लागू की गई थी। देखिए निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है बड़े देशों के लिए आदर्श, ठीक है। बड़े देशों के लिए यह आदर्श नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। और त्वरित निर्णय, बिल्कुल केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय होता है, लचीलापन होता है, कानून की एकरूपता होती है, तो ये तीनों सही है। बाकी ये आपका सी जो है गलत हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। जैसा कि आप भारत में देख रहे हैं अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। इस पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की समरूपता एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए। अगला सवाल कह रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली जो है ये किसने की सिफारिश जो है किसने की थी। विकेंद्रीकरण मतलब शासन का जो है केंद्रीकरण ना किया जाए, इसको जो है कई स्तरों में बांट दिया जाए, तो ये जो है आपकी बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता की समिति के नाम से भी आप जानते हैं, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो है बीपीएससी 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में सवाल आपका पूछा गया था। देखिए बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इनके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। अगला सवाल कह रहा है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में की सिफारिश की, किसने की? तो इन्होंने पंचायती राज की जो है त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय। तो याद रखिएगा इसका ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति ने
अशोक मेहता समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की 1978 में, जिसमें पंचायती राज्य के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर जो है द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई। देखिए मैंने गलती से जो है बलवंत राय मेहता समिति पढ़ लिया था, क्वेश्चन में आपको अशोक मेहता समिति दिखाई दे रही है। तो अशोक मेहता जो समिति थी इसने जो है ये पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की जो है सिफारिश की थी, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से अधिक 20,000 जनसंख्या के समूह पर जो है गाँव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। अगला सवाल कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति है तो ये कैसी है, तो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, इसका बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य जो है संपर्क स्थापित करती है और क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन और विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और प्रशासनिक समिति। अगला सवाल देखिए, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये कैसी है, तो ये आपका जो है प्रशासनिक है और समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी भी है, याद रखिएगा। तो कई सारे विकल्प इसमें जो है सही होंगे, लेकिन मुख्यतः जो सही माना गया है वो आपको प्रशासनिक प्राधिकारी ही माना गया है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी प्रशासन में ये सभी आ जाता है, समन्वय और पर्यवेक्षी। ठीक है, तो सबसे सटीक जो है यहाँ पर डी विकल्प होगा, तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 60 से लेकर 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो अब जो है कितनी जातियां हो गई हैं, ये जो है 1206 हो गई हैं। ठीक है, पहले जो है काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है ये 1206 हो गई हैं, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था, उस टाइम का जो है हाईलाइट सवाल था। देखिए 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है 1206 हो गई है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अब अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए अस्थायी जो है इसमें देखिए कुल कितने होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं, आप सभी लोग जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं, और जो है बाकी के सभी देशों को जो है 2 वर्ष पर जो है इनको मिलता है, मतलब 2-2 वर्ष के लिए सभी देश जो है चुने जाते हैं। जो 10 अस्थायी देश होते हैं, अस्थायी मतलब 5 इसमें अस्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं, और टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं। तो इसमें देखिए जर्मनी नहीं है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, बिल्कुल है, ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन कहाँ पे है, तो ब्रिटेन सी है, ये भी हो जाएगा, चीन भी हो जाएगा, इसके अलावा फ्रांस भी हो जाएगा, और जर्मनी नहीं है, तो ये ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए वही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, और शेष 10 जो है अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी जो है एक इंटरनेशनल संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये मानव अधिकारों के संरक्षण से जो है जुड़ा हुआ है, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। बीपीएससी 56वीं से लेके 59वीं प्री 2015 में पूछा गया है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है, और इसकी स्थापना जो 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारियों के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो लंदन में है। देखिए चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम है क्या नाम है, तो इनका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की जो है सरकारी रिपोर्ट को जो है येलो बुक कहा जाता है।
अगला सवाल कह रहा है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है अगस्त 1987 में हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? जो पहला विधि विश्वविद्यालय था ये कहाँ पे खोला गया था? तो ये जो है बेंगलुरु में खोला गया था। बेंगलुरु में 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना बेंगलुरु में 1987 में की गई थी। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? एसएसबी जिसको हम बोलते हैं। सीमा सुरक्षा बल जो है इसकी स्थापना जो है बीएसएफ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। एसएसबी आपका दूसरा है, बीएसएफ बोलते हैं। इसका गठन जो है 1 सितंबर 1965 में किया गया था, 1 सितंबर 1965 को। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी में ये आपका पूछा गया है। देखिए, सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम बोलते हैं, इसका गठन जो है 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जो भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इनका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू किया गया था, याद रखिएगा। 52 का जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि नवंबर 26 जो है 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। और इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। और संविधान के शेष उपबंध जो है वो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः जो है संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 को हम जानते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये भी सवाल आपका 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी में प्री 2016 में पूछा गया था। अगला सवाल कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा? तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, देखिए, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है? ठीक है, कौन सा क्रम जो है सही है? तो यहाँ पर देखिए, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी। इसके बाद हमारा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद जो है हमारा कौन सा आएगा? देखिए, जनवादी गणतंत्र, ठीक है। जनवादी गणतंत्र। तो ये हमारा डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और फिर जो है गणतंत्रात्मक जनवादी या जनवादी गणतंत्र, ठीक है। ये हमारा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें इससे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य की यह है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व जो है, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। याद रखिएगा, ये सीधा सीधा ये नहीं लिखा गया है। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को जो है एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो ये हमारा जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग जानते ही हैं कि इसमें जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है शुरुआत में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल रखेंगे। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।